हमने बचपन में कई बार ऐसा सोचा होगा कि कंप्यूटर के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, ये कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। स्पेशली जब सीपीयू का पंखा घूमता है तब उसके साथ साथ जो हवा आती है वो भी हमने हाथ से ली होगी, लेकिन वो पंखा किस लिए इस्तेमाल होता है, उसके अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें हमने एक क्यूरियोसिटी के तौर पे हमने सोची होगी। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि ये पार्ट्स क्यों होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसको कैसे असेंबल डीअसेंबल किया जाता है, तो आप एक अपना खुद का कंप्यूटर भी अलग से बना सकते हैं। हाय, मैं हूं हर्ष और आप हैं learnone.com के YouTube चैनल पे, कि जहां पे आपको अपने करियर रिलेटेड कई सारे टिप्स, ट्रिक्स और आइडियाज और इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की सारी रीसेंट अपडेट्स मिलती रहेगी। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बाजू में जो नोटिफिकेशन बटन है उसके ऊपर क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर आपको पूरे कंप्यूटर हार्डवेयर का असेंबलिंग डिसअसेंबलिंग आ गया तो हो सकता है ये कि आप अपना कंप्यूटर खुद से बना सके। और मार्केट में दो तरह के कंप्यूटर्स मिलते हैं, एक तो ऑलरेडी असेंबल्ड कंपनी के, और दूसरे होते हैं कि जो हम कॉन्फ़िगर करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और जब हमें ये कॉन्फ़िगरेशन वाले पीसी या फिर कंप्यूटर्स चाहिए, जब हमें कोई बड़ा काम करना हो जिसमें प्रोसेसर्स बड़े चाहिए, तब हमें ये पूरा असेंबलिंग कैसे होता है, इसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे ट्रेनर इमरान से यही सीखेंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का असेंबलिंग, डिसअसेंबलिंग और इसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है। लेकिन ये पूरे कंप्यूटर हार्डवेयर का एक छोटा सा ही पार्ट है, क्योंकि इसमें सिर्फ आप असेंबलिंग और डिसअसेंबलिंग ही सीखेंगे। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे पार्ट्स भी हैं कि जो आपको समझने चाहिए। अगर आपको ये पूरा कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स सीखना हो, समझना हो कि ये कैसे काम करता है, तो हमारे ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है जहां पे आप कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स 100% फ्री में सीख सकते हैं। और कैसे ये पूरा कंप्यूटर हार्डवेयर काम करता है ये भी आप समझ सकते हैं। और अगर ये आपने कोर्स 100% कंप्लीट कर लिया तो आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से स्किल इंडिया सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं। अभी learnone.com की वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पे जाइए, 100% फ्री में रजिस्टर कीजिए और ये कोर्स भी आप 100% फ्री में सीखिए। तो चलिए अब देखते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का पूरा असेंबलिंग, डिसअसेंबलिंग और इंस्टॉलेशन कैसे होता है। LearnOne एक ऐसी जगह है कि जहां पे टॉप सिलेक्टेड ट्रेनर्स के द्वारा सारे कोर्सेज 100% फ्री में अपनी भाषा हिंदी में सिखाए जाते हैं। लेट्स सी कि असेंबलिंग, डिसअसेंबलिंग और इंस्टॉलेशन इन कंप्यूटर हार्डवेयर कैसे होता है। आज जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है हमारा असेंबलिंग एंड डीअसेंबलिंग। मतलब हमारा जो पीसी है उसको असेंबल कैसे किया जाए, डीअसेंबल कैसे किया जाए, कौन से पार्ट कैसे लगेंगे और कैसे उसको इंस्टॉल करना है, वो प्रैक्टिकल भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमको ये जानना है कि असेंबल करने से बेनिफिट क्या होता है। असेंबल हम लोग इसके लिए करते हैं ताकि हम लोग मार्केट के अंदर दो टाइप के सिस्टम, तो ब्रांडेड मिलता है और एक असेंबल हम लोग खुद से करते हैं। मतलब हर एक पार्ट अलग अलग कंपनी का परचेस करके अपने तरीके से ही इंस्टॉल करना। आप मार्केट में अगर आपको असेंबल नहीं आता है तो आप जब कहोगे कि भाई असेंबल लेना है या आपको ब्रांडेड लेना है, तो ब्रांडेड में कैसा है कि ऑलरेडी उसके अंदर सारी चीज़ें आती है, उस अपग्रेडेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं वही चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर अपने आप से अपने घर के अंदर अपना खुद का सिस्टम अगर आप असेंबल करना चाहते हो तो मैं ये वीडियो के अंदर आपको आसानी से बता दूंगा कि कोई भी सिस्टम अगर आप मार्केट में से, चाहे आप पूरा सिस्टम का प्राइस निकाल लिया, कितना कॉस्ट है, कितनी हार्ड डिस्क की है, कितनी प्रोसेसर की है, बोर्ड का कितना, वो सारे हिसाब से आपने ले लिया, फिर अपने ही घर में अपने से ही आप कर सकते हो। और उसके लिए मैं आपको टूल्स भी बता दूंगा कि आपको क्या क्या टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो सारी चीज़ें मैं वन बाय वन आराम से बता दूं ताकि आप अपना सिस्टम खुद से असेंबल कर सकते हो। अब असेंबल करने से फ़ायदा क्या होगा कि सपोज़ मान लो कि आपकी हार्ड डिस्क अपग्रेड करनी है तो कर सकते हो, रैम अपग्रेड करनी है तो कर सकते हो, प्रोसेसर अपग्रेड करनी है तो भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप असेंबल करने का बेनिफिट ये है। आप डीअसेंबल खुद ही कर लोगे, आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको असेंबल करना आता है तो ऑब्वियसली आपको डीअसेंबल करना आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। बट आपको ये जानना ज़रूरी है कि भाई रैम का प्राइस कितना है, हार्ड डिस्क की प्राइस कितनी है, मदरबोर्ड की प्राइस कितनी है और प्रोसेसर की, ये सब आपको
मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको कंप्रेस करके आपको सारी चीज़ें लानी है और आप खुद घर पे आराम से सिस्टम बना सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बजट बनाना है कि आपको कितने तक का आपको सिस्टम असेंबल करना है। 20,000 में करना है, 15,000 में करना है, या सेकेंड हैंड में सब कंपोनेंट ला के करना है, या न्यू में लाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बजट तैयार करना रहेगा कि बजट कितना है, उसके हिसाब से आप सिस्टम को असेंबल कर सकते हो। असेंबल का सबसे बड़ा बेनिफिट मैं वापस से बता दूं कि इसके अंदर अपग्रेडेशन पॉसिबल है। ब्रांडेड सिस्टम जो आप लाओगे उसमें अपग्रेड पॉसिबल नहीं होता है, देखना पड़ता है उसमें पार्ट्स अवेलेबल है या नहीं है। इससे अच्छा कि हम लोग जो सिस्टम अपने तरीके से बनाएंगे ना, तो उसमें बोर्ड जो चाहे वो बोर्ड हम लोग लगा दे, ताकि आगे के जो रैम में अपग्रेड करूँ तो सपोर्ट कर सके, हार्ड डिस्क उसमें पावर ले सके, एसएमपीएस भी उतना ले सकूँ, तो ये आसानी हो जाएगा आपका। तो असेंबल करने के लिए ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। चलो फ्लॉपी डिस्क नहीं भी होगा तो भी चलेगा। सिस्टम फैन ये इसके लिए लगाया जाता है कि हमारे जो सीपीयू के जो ड्रोर्स जो ये पैनल आता है, वो पैनल के ऊपर ये लगाया जाता है, ताकि जो एग्जॉस्ट फैन की तरह काम करता है, अंदर की गर्म हवा बाहर निकालता है और ठंडी हवा अंदर लाता है, तो ये यूज़ होता है। फ्लॉपी डिस्क अभी यूज़ नहीं होता है, तो फ्लॉपी डिस्क का कोई ज़रूरत नहीं, मार्केट में भी मिलेगा नहीं, तो ये भी नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। हीट सिंक इसके लिए लगाएंगे हम लोग, ताकि हमारा प्रोसेसर के ऊपर जो लगता है वो हमारा ये हीट सिंक होता है। हार्ड ड्राइव लगाना ज़रूरी है, ऑप्टिकल ड्राइव, रैम, प्रोसेसर और मदरबोर्ड, इतनी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है एक सिस्टम बनाने के लिए। हाँ, ग्राफिक कार्ड अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप ग्राफिक कार्ड नहीं लगाओगे तो आपका सिस्टम रन नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सिस्टम के लिए एक अच्छी सी रैम ले लो, मदरबोर्ड अच्छा ले लो, प्रोसेसर अच्छे जनरेशन का परचेस कर लो, और हार्ड ड्राइव जितनी चाहिए, 1 टेराबाइट की चाहिए, 500 GB की चाहिए, कितनी चाहिए वो डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर या आपके ऊपर कि भाई मैं कितने GB का हार्ड डिस्क लगा, वो सारी चीज़ें, राइट। और आप पावर सप्लाई कितने वाट का लगाना है वो आपके ऊपर डिपेंड, 230 वाट का लगाना है, 450, यानी नॉर्मली जो एसएमपीएस जो आता है वो 230 वाट है या 450 वाट का ही यूज़ करते हैं। तो मैं आपको आगे बताता हूँ असेंबल के लिए और क्या क्या चीज़ें चाहिए नेसेसरी। जैसे मैंने आपको इमेज के अंदर बताया, सिस्टम केस बताया, मदरबोर्ड बताया, प्रोसेसर बताया, मेमोरी बताई, एसएमपीएस बताया, कीबोर्ड, माउस, डीवीडी राइटर, हार्ड डिस्क, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, कैबिनेट तो चाहिए। कैबिनेट बगैर तो आप सिस्टम को असेंबल किस में करोगे, उसमें ही करोगे ना। कैबिनेट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कैबिनेट, जब आप मार्केट में कैबिनेट परचेस, जब सिस्टम अगर असेंबल कर लो, ये सारी चीज़ें लेने जाओगे ना, तो कैबिनेट विथ एसएमपीएस आता है, उसका साथ में ही आ जाता है। 1200 या 1300 के अंदर आपको कैबिनेट और एसएमपीएस दोनों आ जाएंगे। मतलब वो अगर ब्रांडेड लेने जाओगे तो 2000-2500 का कैबिनेट पड़ता है, ठीक है। बट अगर आप कॉस्ट इतना नहीं अफोर्ड कर पाते हो तो सिंपल 1200 से 1300 के अंदर अच्छी से अच्छी कंपनी का, जेब्रोनिक का आपको मिल जाएगा, कैबिनेट विथ एसएमपीएस के साथ आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाएगा, राइट। तो वीडियो कार्ड लगाना अगर आपको रिक्वायरमेंट है, अगर आपको वीडियो हाई क्वालिटी के लिए चाहिए, अगर सॉफ्टवेयर आप रन करवा रहे हो, कोई अच्छा सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप हुआ या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर आप रन करवा, तो आप वीडियो कार्ड लगा सकते हो। अदरवाइज अगर आपको काम नहीं है वीडियो कार्ड का, तो आप वीडियो कार्ड मतलब ग्राफिक कार्ड नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। साउंड कार्ड तो ऑलरेडी हमारे मदरबोर्ड में आता ही है। अगर एक्सटर्नल लगाना चाहते हो तो ये चीज़ मैंने इसके लिए आपको यहाँ पे बताई है, ताकि आपको पता चलेगा। ज़रूरी नहीं कि हर एक कस्टमर असेंबल के टाइम पे वीडियो कार्ड नहीं लगाता होगा, साउंड कार्ड नहीं लगा, वो डिपेंड करता है। कोई कस्टमर गेमिंग पीसी बनाना चाहेगा असेंबल करना, तो उसके अंदर आपको ग्राफिक कार्ड कंपलसरी इंस्टॉल करना ज़रूरी रहेगा। गेमिंग के लिए या ग्राफिक डिज़ाइनर होगा उसके लिए ये चीज़ रिक्वायरमेंट रहेगी ही। तो ये नेसेसरीज आपको ये चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर आपका कंप्यूटर असेंबल नहीं हो पाएगा। असेंबल आप सीख लोगे ना तो चाहे कितने भी आप कोई भी जगह पे जाओगे, कहेगा मेरा सिस्टम असेंबल करना है, आप आराम से सिस्टम को असेंबल कर लोगे। और असेंबल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको पता होना चाहिए कि मैं पहला क्या लगाऊं, उसके बाद क्या लगाऊं, उसके बाद क्या चीज़ आएगा, उसके बाद क्या चीज़ आएगा, वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, ताकि आप अपने कोई भी ऑफिस के अंदर या अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर आया या कहीं पे भी आया तो आप आराम से उसको असेंबल कर सकते हो, राइट। तो आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब मेन चीज़ मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, टूल्स ऑफ असेंबलिंग एंड डी असेंबलिंग। अब आप कंपोनेंट तो लिया होगे, मार्केट में से कंपोनेंट लिया होगे, सारी चीज़ें लिया होगे, बट उसको असेंबल करने के लिए, डीअसेंबल करने के लिए टूल्स की तो रिक्वायरमेंट होगी ही। अगर आप मोबाइल ले रहे हो तो आप सपोज मान लो मोबाइल के बहुत पुराना हो गया, जो अभी चल नहीं रहा, तो उसको अगर खोलना हो
तो एक टूल्स की रिक्वायरमेंट है, टूल्स बगैर कोई भी कंपोनेंट ओपन नहीं होगा। तो एक मैग्नेट स्क्रू ड्राइवर सेट आता है वो आपको लेना पड़ेगा, नीडल नोच प्लायर्स होता है वो आपको परचेस करना पड़ेगा, एंटी स्टैटिक रिस्ट स्ट्रैप जो आता है वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ट्रीजर आपको चाहिए और ब्रश चाहिए। मैं इमेज भी आपको क्लियर कर दूंगा ताकि आप वो चीज़ आराम से अपने असेंबल और डीअसेंबल करते समय आपको इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर इतनी चीज़ आपके पास है तो आप असेंबल भी आराम से कर सकते हो और डीअसेंबल भी आप आराम से कर सकते हो। हाँ, मैंने एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा ये बता दूं कि जब आप असेंबल करने जाओगे तो जो उसके स्क्रूज होते हैं तो एक आप बॉक्स ले लो, बॉक्स यानी कोई लकड़े का हो या कोई भी चीज़ हो, तो वो सारे स्क्रू उसके अंदर ही रखिए ताकि जो स्क्रू आपको रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें स्क्रू में, आप स्क्रू को इधर विधर मत रखिए। कई लोग तो प्रोसेसर मदरबोर्ड के ऊपर रख देते हैं, प्रोसेसर के ऊपर, नहीं, ऐसी गलती आप कभी मत करना। जो भी असेंबल कर रहे हैं जितने भी स्क्रू है एक बॉक्स में रखिए ताकि आपके सारे स्क्रू जहाँ जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें वहाँ पे लग जाए। फिर ऐसा ना हो कि भाई स्क्रू नहीं मिल रहा है, प्रॉपर फिट नहीं हुआ सही तरीके, तो अगर मदरबोर्ड कैबिनेट के केस के अंदर फिट है ना तो वो कोई भी केबल कनेक्ट करोगे तो लूज होगा, हिल जाएगा, या क्या प्रॉपर स्क्रीन नहीं आएगी, या यूएसबी लगाओगे तो भी प्रॉपर स्क्रीन नहीं आएगा, प्रॉपर माउस कीबोर्ड नहीं चलेंगे। तो ये आप देख लीजिए कि कभी भी ये प्रॉब्लम फेस ना हो। तो एक लकड़े का बॉक्स हो आपके पास, तो भी मार्केट में मिलता है, आप चाहो तो उसमें जब असेंबल करने जाओ सिस्टम को उनके पास कहोगे ना तो आपको भी दे भी देंगे। तो ये चीज़ आपको ये करना है तो ताकि स्क्रू आपके कहीं इधर उधर ना हो और सारे स्क्रू आपके पास ही रहे, राइट। तो इतनी सारी चीज़ें मैं आपको बताते जाता हूँ। जो इमेज सबसे पहला ऐसा है स्क्रू ड्राइवर, फ्लिपकार्ट पे भी ऑनलाइन भी मिल जाएगा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या शॉप पे से भी लेना चाहो तो मिल जाएगा। ये पूरा सेट होता है, ये मैग्नेटिक से होता है, स्क्रू इसके ऊपर चिपक जाता है ताकि आपको ये सारी चीज़ें जो स्क्रू की स्क्रू जैसा उस तरह आप ये इसके अंदर जो सेट है वो सेट के हिसाब से आप यूज़ कर सकती है। ये सबसे महंगा है, 1000, 1200, 1500 रुपये के ऊपर भी आते हैं। नॉर्मली अगर मार्केट में अगर आप नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर आप लेना चाहोगे तो 150 रुपये में मिल जाता है, पूरा सेट मिल जाता है। 150 के अंदर सारे पैनल आपको मिल जाए, सारे स्क्रू ड्राइवर आपको मिल जाएंगे, राइट। तो ये भी ज़रूरी है। उसके बाद ये वाला, ये क्या होता है, कभी कोई केबल ज़्यादा हो गया तो आप केबल को जो राउंडिंग करने के लिए आपको चाहिए या कोई पार्ट को प्रॉपरली फिट करना है तो भी ये रिक्वायरमेंट है। केबल को ज़रा कट करना हो तो भी ये चाहिए आपको असेंबल के टाइम पे, डीअसेंबल के टाइम पे। फिर ये एंटी स्टैटिक रिस्ट स्ट्रैप, ये क्या होता है, ये इसके लिए होता है कि कभी सपोज मान लो कि हमारे पूरे रूम के अंदर तो लाइटिंग तो आती है, सपोज मान लो कभी ऐसा हो गया कि कभी लाइट ज़्यादा हो गई तो ये अगर ये क्या होता है, हमारा लोहा होता है तो क्या करंट उसके अंदर तुरंत आएगा, तो ये क्या कर देगा, जो हमारा एसी पावर का जो एसी के अंदर जो कन्वर्टर होता है ये क्या करेंगे, ये हमारा सिस्टम कैबिनेट के ऊपर लगा देंगे और ये हमारे हाथ में लगा लेंगे ताकि जितने भी करंट आते होंगे ना वो अवॉइड कर सकें, यानी आपके बॉडी के अंदर नहीं आ पाएगा। हमें पता है कि असेंबल टाइम पे कोई केबल पावर कुछ भी नहीं लगे, बट ये हमारे सेफ्टी मेजर है, ये सेफ्टी हमारे लिए रखना ज़रूरी है। असेंबल कर रहे हो तो ना ही हाथ में वॉच होने चाहिए, ना ही आपने जो रिंग पहनी हो वो रिंग आपको निकाल देनी है, यानी आपका हाथ के अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए, एक वॉच भी नहीं होनी चाहिए। जो भी आप वॉच पहन रहे हो या आपने कोई टाइप का कोई दोहरा या कुछ भी पहना है हैंड के अंदर, वो आपको नहीं पहनना है, उसको रिमूव कर देना। ये आपके लिए सेफ्टी मेजर है, सेफ्टी के लिए भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और जितना भी आप कंपोनेंट को टच करोगे तो जब असेंबल प्रॉपर हो जाए तो एक बार आपको अपना हैंड वॉश कर लेना है, क्योंकि उसके अंदर जो मैग्नेट या जो भी लोहा होता है वो हमारे हाथ में चिपक तो जाते हैं बट हमको दिखते नहीं है। वो क्या करते हैं, हम लोग अपने नोज़ को छूते हैं, फेस को छूते हैं, तो वो क्या उसके थ्रू अंदर चला जाता है। तो जब भी आप असेंबल कर लो तो अपना हाथ को अच्छी तरीके से हैंड वॉश कर लो और एक नॉर्मल टिश्यू या कोई भी कपड़े से हाथ को क्लीन कर दो ताकि आपके हाथ के अंदर जो उसके अंदर से डस्ट जो भी आया हो वो क्लीन हो जाए। ये सेफ्टी मेजर है। बट मैं आपको वापस से वॉच आपके हाथ में नहीं होना चाहिए, ना ही रिंग होनी चाहिए। ये सिर्फ इसके लिए कि करंट अवॉइड हो, मतलब आपके सिस्टम में करंट ना, आपको करंट ना लगे, इसके लिए हम लोग ये एंटी स्टैटिक स्ट्रैप हम लोग लगाते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग टीज़र, ये स्क्रू उठाने के लिए होता है, मतलब कोई स्क्रू प्रॉपर फिट अंदर नहीं जा रहा है तो इससे आप टीज़र के थ्रू यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद
ब्रश इसके लिए चाहिए ताकि मदरबोर्ड को जो रैम हो उसको साफ़ करने के लिए, स्लॉट साफ़ करने के लिए, मदरबोर्ड में जो डस्ट जमे आपका हाथ तो नहीं जा पाएगा, कपड़ा भी नहीं जाएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक ब्रश। हमारे घर के अंदर जो नॉर्मल ब्रश है वो भी यूज़, बट इसके लिए स्पेशल एक ब्रश आता है, वो ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये टूल्स भी हमारे पास होना चाहिए। देन अब मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि असेंबल जब करने जाओ तो सबसे पहले आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल कैच फैन, SMPS, देन मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर मतलब प्रोसेसर, इंस्टॉल हीट सिंक मतलब प्रोसेसर के ऊपर जो हीट लगता है वो लगाएंगे, फिर मेमोरी लगाएंगे, एंड देन इंटरनल हार्डवेयर, फिर उसके बाद DVD रोम, इंस्टॉलेशन कनेक्टर एंड केबल्स, कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर। इतनी सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा ताकि आप कोई भी सिस्टम असेंबल करो तो सबसे पहले आपको कौन सा कंपोनेंट लगाना है, उसके बाद कौन सा कंपोनेंट आपको लगाना है, यानी स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप कहीं पे भी जाएं आप अपना सिस्टम खुद से असेंबल कर लोगे और आराम से सिस्टम को ऑन भी कर लोगे। टॉपिक है आज का, वो है हमारा डीअसेंबलिंग। तो ये अभी जो मेरे सिस्टम आप देख रहे हो वो मैं असेंबल है, ऑलरेडी सारे कंपोनेंट इसके अंदर लगे हुए हैं। मैं क्या करूँगा, इसको डीअसेंबल करके वापस से असेंबल कैसे करना वो मैं आपको बता देता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको सेफ्टी में आपको बता दूँ, देखो मैंने ना हाथ में वॉच पहना है, ना ही रिंग से, कुछ भी नहीं होना चाहिए। जब भी आप सिस्टम असेंबल करो या डीअसेंबल करो, आपके हैंड के ऊपर कुछ भी नहीं, ना ही रिंग होनी चाहिए, ना ही वॉच होना चाहिए, कुछ भी ऐसा मेटल वाली चीज़ आप हाथ में मत पहनिएगा, राइट। तो अब मैं स्क्रू ड्राइवर्स के बारे में बता दूँ। मेरे पास पूरा सेट है जिसके अंदर अलग अलग स्क्रू ड्राइवर दिए गए, बट अभी मुझे जो 4 पेल के रिक्वायरमेंट, जो मदरबोर्ड के जो स्क्रू ड्राइवर्स खुलते हैं वो मैं ये यूज़ करूँगा। इसके थ्रू हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी कनेक्टर्स है मैं उसको रिमूव कर दूँगा। सबसे पहले मदरबोर्ड के अंदर जो हार्ड डिस्क के जो केबल लगे हुए हैं, साटा केबल, वो मैं मदरबोर्ड में से रिमूव करूँगा। ये वाला मैंने रिमूव किया, और जो हार्ड डिस्क में लगा हुआ है उसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ये वाला। और सारे केबल ऐसी जगह रखो ताकि आपको याद रहे। मैंने ये केबल निकाल लिया, साटा केबल हार्ड डिस्क में जो लगा हुआ तो वो निकाल लिया। इसमें जो पावर कनेक्टर दिया गया हार्ड डिस्क का वो मैं यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ। साटा केबल जो मैंने आपको SMPS में बताया था, ये हमारा साटा केबल है। और हार्ड डिस्क मैंने अभी इसको स्क्रू फिट नहीं किया है, जिस बताने के लिए इसको मैं निकाल लेता हूँ। ये मेरा हार्ड डिस्क है, और हार्ड डिस्क को कभी भी आप ऐसे मत रखो, ऐसे, ये राइट पोजीशन है, उसको उल्टा मत रखो, क्योंकि ये जो PCB जो है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये इसके ऊपर हमारा जो डेटा ने सब कन्फिगर होते हैं वो सारी चीज़ें, तो हमेशा हार्ड डिस्क को अपनी इसी तरीके से रखो, राइट। तो मैं इसको साइड में रख देता हूँ निकाल के। फिर देन SMPS के अंदर जो उसके बाद जो सारे कनेक्टर रिमूव हो गए, अब मैं क्या निकालूंगा, अपना रैम। तो जो मेरी रैम लगी हुई है, तो ये दोनों साइड अगर आप देख पा रहे हो एक लॉक दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ अनलॉक करना है। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। तो ये मेरी रैम निकल गई। ये रैम जो है मेरी DDR3 है। ये रैम को भी ऐसे ही रखो, ऐसे कभी मत रखना साइड में, ठीक है। देन SMPS का जो मेन कनेक्टर जो है, मैं जो आपको बता रहा था ATX कनेक्टर, देख पा रहे होगे, ये जो लॉक है वो लॉक आपको प्रेस करना है। उसको प्रेस करके थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, जोर लगाओगे तो टूट जाएगा। लॉक की तरह जो दिया है उसी तरह आपको इसको निकालना है। सी, ये निकल गया। ये हमारा ATX कनेक्टर है जो आप देख पा रहे हो कैमरे आपके वीडियो में। ये चीज़, इसको मैं साइड कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे सिस्टम में ग्राफिक कार्ड लगे हुए हैं। मैं ग्राफिक कार्ड आपको निकाल के बताता हूँ। यहाँ पे लगा है, मैं इसका स्क्रू यहाँ से निकाल के आपको, और स्क्रू ड्राइवर हमेशा, स्क्रू जो निकाला उसको याद रखना कि ये स्क्रू इस ग्राफिक कार्ड के लिए लगा हुआ था, राइट। और इसको निकालने का सिंपल आसान तरीका, कोई ज़्यादा हल्के हाथ से इसको निकालो ताकि आपके सिस्टम के ऊपर इफ़ेक्ट ना हो, मतलब मदरबोर्ड के ऊपर इफ़ेक्ट ना हो। इस तरह आप बारी के अंदर विंडो निकालो। सी, ये मेरा पूरा ग्राफिक कार्ड है जो मैंने सिस्टम में लगाया हुआ है। इसको मैं साइड रख देता हूँ। इसको भी हमेशा उल्टा मत रखो, इसको सीधा ही रखना चाहिए। तो इसको आपको सीधा रख के इसको लगा देना है। ये मेरा AGP स्लॉट है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सलरेटेड ग्राफिक पोर्ट, जहाँ पे लगता है। और ये मदरबोर्ड में 2 स्लॉट दिए, वो PCI के जो साउंड कार्ड के और दूसरे NIC कार्ड लगाना, वो सारी चीज़ें।
अब मैं रिमूव करूँगा आगे का जो पैनल होता है पावर ऑन करने का, वो सारी चीज़ें। पहले आगे का जो USB पोर्ट ने वो जो होते हैं वो मैं निकाल के बताता हूँ। ये वाला जो मेरा है पहला, मदरबोर्ड में ऑलरेडी सब कुछ लिखा होता है। ये है हमारा ऑडियो, मतलब आगे का जो ऑडियो पोर्ट है वो है। फिर उसके बाद 2 पोर्ट छोड़ के USB है, ये रहा, देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरा USB है, राइट। फिर आपको क्या करना है, ये जो मेन है पावर ऑन ऑफ जो सिस्टम करते हो उसको निकालो। मदरबोर्ड पे ऑलरेडी लगा होता है, पहले मैंने निकाला है पावर LED और प्लस माइनस वाला निकाला। उसके बाद मैं निकाल रहा हूँ ये वाला केबल जो पावर रिस्टार्ट करता है, पावर ऑन का है। फिर उसके बाद जो आगे जो पैनल लगे हैं वो है मेरा LED लाइट। यानी ये सारी चीज़ें निकाल के आपको साइड में ले लेना है। SMPS की केबल भी आप साइड में ले लो और ये सारे केबल आप साइड में ले लो। देखो ये हो गया। देन उसके बाद मैं निकालूंगा अपना ये ATX पावर कनेक्टर। ATX पावर कनेक्टर ये रहा, इसका भी लॉक ऐसा ही होगा, देख पा रहे हो, ये भी एक ATX पावर कनेक्टर, राइट। तो अभी मैंने सारे केबल्स निकाल लिए, रैम निकाल ली, कनेक्टर निकाल लिए। अब मैं आपको मदरबोर्ड बताना चाहता हूँ कि जो मदरबोर्ड मैंने यूज़ किया था तो ये ड्यूल बायोस है। इसके अंदर देखो 4 SATA कनेक्टर दिए, SATA केबल के जो हार्ड डिस्क कनेक्ट करने के लिए 4 स्लॉट दिए गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, अपना हीटसिंक फ़ैन निकालूंगा। तो हीटसिंक फ़ैन का यहाँ पे दिया हुआ ही है केबल, उसको मैं अपने जो भी अगर कंपोनेंट अगर ज़्यादा टाइट हो तो उसको ज़बरदस्ती मत निकालना, राइट। ये था इसकी पिन। अब CPU फैन, जो हीटसिंक फैन में आपको निकालना बताता हूँ। अगर देख पा रहे हो तो ये एरो है, एरो को अपनी तरफ पुश करके इसको ऊपर करना है ताकि इसका लॉक ओपन हो जाए, राइट। ये राइट, दिस वन निकल गया, देखिए ये। और जब भी आप हीटसिंक फैन निकाल लो तो इसको अपनी तरफ एरो होगा, एरो को घुमा लो ताकि इसका लॉक अनलॉक हो जाए। मैं आपको अभी उल्टा करके भी आपको बताऊंगा कैसे आपको मैं शो करना चाहिए। ये देख पा रहे हो, ये सब जो लॉक है वो अंदर होना चाहिए, नोचेस इस तरह कम्प्लीटली होने चाहिए। देखो इसमें भी अभी नोचेस नहीं निकले हुए हैं, राइट, ये निकल गया। तो ये इस तरह होना चाहिए। और जब भी आप थर्मल पेस्ट लगाते हैं तो इसके ऊपर मत लगाइए, ज़्यादातर इस पर मत, थोड़ा सा हल्का प्रोसेसर पे लगा दीजिएगा, हो जाएगा। तो ये था हमारा हीटसिंक फैन, मैंने निकाल लिया, इसको भी मैं साइड में रख लेता हूँ। देन उसके बाद मेरा प्रोसेसर मैं आपको निकाल के बताता हूँ कैसे निकालते। ये जो लॉक है इसको अपनी तरफ पुश कीजिए ताकि ये ऑटोमेटिकली ये रिमूव हो जाएगा। और ये रहा जब प्रोसेसर निकालो तो ये सारे जो नॉचेस है आपको देख लेने हैं कि भाई कौन सा नॉचेस कहाँ पे लगा है। कभी भी उल्टा प्रोसेसर के ऊपर कभी भी ज़्यादा फोर्स दे के उसको मत निकालना, राइट। इस तरह ये मेरा प्रोसेसर है, देख लीजिए ये पूरा प्रोसेसर, ये गोल्ड का पूरा बना हुआ है। इसके ऊपर यहाँ पे आपको हैंड टच नहीं करना, यानी फिंगर आपको यहाँ पे लगाना नहीं है। तो प्रोसेसर को ऐसे कभी मत रखना, इसको ऐसे निकाल के अपनी और जब लगाओ तो कुछ इसी तरह लगेंगे। इसको मैं साइड में रख देता हूँ ये प्रोसेसर को इस तरह। अब मैं निकालूंगा SMPS। तो SMPS निकालने के लिए मैं अपने सिस्टम को खड़ा कर लेता हूँ और ये जो स्क्रू देख पा रहे हो, स्क्रू हम खोलेंगे। ईज़िली स्क्रू खोलिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जितने भी स्क्रू आपको दिख रहे हैं वो स्क्रू सब आपको आसानी से खोलना। और SMPS पे नीचे हाथ रखना ताकि ये मेरा SMPS मैंने निकाला। और SMPS जो है वो यहाँ पे वोल्टेज लिखे होंगे, 230 वोल्ट का है, कंपनी कौन सी वो आपको दिख जाएगा। और ये मेरे सारे कनेक्टर जो मैंने अभी निकाले थे वो सारी चीज़। ये एक कन्वर्टर है, वो कन्वर्टर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जब लगाऊंगा तब। तो ये था मेरा पूरा SMPS मैंने निकाल लिया। और याद रखना जो SMPS के स्क्रू आपने निकाले हैं उसी स्क्रू को आपको 1 2 3 4
पैनल पे लगा, इसको लगाना भी कैसा है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये था मेरा SMPS। अब उसके बाद मैं मदरबोर्ड निकाल के बताऊंगा। मदरबोर्ड के अंदर 4 स्क्रू होते हैं, मैं चारों स्क्रू निकाल लेता हूँ 1 बाय 1। इस तरह मैग्नेट है इसके अंदर, तो मैग्नेट के थ्रू आप आराम से इसको निकाल सकते हो। और याद रखिए कि अगर मदरबोर्ड प्रॉपरली फिट नहीं हो पाएगा ना, तो मैंने जैसे आपको मैंने अभी आगे बताया, उसमें प्रॉब्लम आपको फेस करना ही पड़ेगा। क्योंकि मदरबोर्ड अगर आपका लूज़ रह गया तो फिर आप कितना भी कर लोगे, आपका कंप्यूटर प्रॉपरली स्टार्ट नहीं होगा और प्रॉब्लम आएगी कनेक्टिविटी की। तो ये याद रख के यूज़ कीजिएगा, जब भी जितने भी स्क्रू निकाल रहे हो तो प्रॉपर वेव के अंदर फिट होना चाहिए। ये निकल गए चारों। अब इसको पैनल हम लोग निकालते हैं इस तरह। ये मेरा पूरा मदरबोर्ड देखिए, ये मैंने मदरबोर्ड निकाल लिया। ये प्रोसेसर सॉकेट है, इसको लॉक करना रहता है। इसको यूँ इसको लॉक करके ही आपको यूज़ करना रहेगा। ये मेरा CMOS सेल है और ये मैंने सारे कनेक्टर आपको एक्सप्लेन किया था, वही कनेक्टर यहाँ पे भी आपको देख पा रहे हो। कंपनी कौन सी वो भी मैंने यहाँ पे बताया, ड्यूल बायोस है, UEFI मदरबोर्ड है जो मैंने आपको बताया था, अभी के जनरेशन का ये बोर्ड है। और ये वाला जो पोर्शन मैं आपको बताऊंगा ये ऑडियो है, सिस्टम फैन है, USB आगे के जो कैबिनेट के 2 पोर्शन आते हैं वो है। ये पैनल मतलब जो पावर ऑन करते हैं तो यहाँ पे लिखे होंगे, अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे LED कहाँ लगेगा, रिस्टार्ट कहाँ लगेगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। यानी मदरबोर्ड को जब इंस्टॉल करो ना तो ये देख लो, ताकि आपको आसानी रहे कि भाई ये प्रॉपर ही। और स्पीकर के लिए, स्पीकर इसके लिए होता है ताकि आपके सिस्टम में से कोई वॉइस या कोई एरर आती हो तो आप ये स्पीकर यहाँ पे लगा सकते हो। आज जो हमारा टॉपिक है आज का वो है हमारा असेंबलिंग। ये पूरा मेरा मदरबोर्ड है, जिस तरह मैंने निकाला है उसी तरह मैं आपको लगा के भी बताऊंगा 1 बाय 1, ताकि आप आराम से समझ सको कि कैसे क्या चीज़ लगानी है, कैसे लगानी है। सबसे पहले क्या करो, मैं प्रोसेसर आपको लगाना बता देता हूँ, प्रोसेसर कैसे लगाना है। तो मैंने मेरे पास प्रोसेसर जो निकाला था वो प्रोसेसर मैं वापस आपको लगा के बताऊंगा कुछ इस तरह। इसके जो नॉचेस है वो नॉचेस के हिसाब से मैं यहाँ पे लगाऊंगा और हल्का इस तरह मैंने लगा दिया। अब इसको लगाने के बाद इसको आपको फिट करना है लोगों की तरह और इसको अपनी तरह लॉक कर देना। ये लग गया मेरा प्रोसेसर, राइट। अब प्रोसेसर के ऊपर हम लोग लगाएंगे हीटसिंक फ़ैन। हीटसिंक फ़ैन को सारे नॉचेस आपको मिला के ही फिट करने, कोई भी देख लेना कि कोई जगह कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर ये जो लॉक है उसको प्रेस करना है अपनी तरफ इस तरह, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, हल्के हाथ से आपको सिर्फ उसको प्रेस करना है इस तरह। ये लॉक हो जाए तो ये जो फ़ैन है, ये जो लॉक है उसको लॉक कर देना, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। ये मेरा हीटसिंक फ़ैन पूरा प्रॉपरली मैंने टाइट कर दिया। इसको टाइट करना ज़रूरी है क्योंकि यही हमारा जो प्रॉपरली अगर हीटसिंक फिट नहीं होगा तो प्रोसेसर के ऊपर जो कूलिंग चाहिए वो कूलिंग वो नहीं दे पाएगा। ये फिट हो गया। अब ये जो केबल है वो केबल में इस तरह लगाऊंगा, जिस तरह इसके साइड में नॉच है उसी तरह मैं इसके अंदर अटैच करूंगा कुछ इस तरह। इस तरह ये लग गया हमारा हीटसिंक फ़ैन, राइट। ये CMOS सेल मैंने इसके लिए नहीं निकाला क्योंकि इसको लगाना कोई हार्ड बात नहीं है, निकालना भी कोई हार्ड नहीं है। ऐसे पुश करोगे तो ये पूरा CMOS सेल निकल जाएगा और इसको लगाना होता है इस तरह बटन की तरह, इसको प्रेस कर देना। यानी ये पहले प्रोसीजर आपको कर लेना। जब असेंबल करो प्रोसेसर लगा लो, हीटसिंक फ़ैन लगा लो, इतनी सारी चीज़ें आपको पहले लगा लेनी है ताकि अब पहले मदरबोर्ड फिट कर दोगे ना तो आपको हीटसिंक फ़ैन लगाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। कई लोगों से प्रॉपरली फिट नहीं हो पाता है, लूज़ कनेक्शन रहता है, कोई दिक्कत आ जाए। इससे अच्छा क्या पहले ये प्रोसेस आप ये इतनी कंप्लीट कर दो ताकि आप जब मदरबोर्ड लगाओ ना तो आपको ये जो टेंशन जो वाली बात है हीटसिंक, कई लोगों को हीटसिंक फ़ैन लगाने में बहुत दिक्कत आती है। कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ये एरो देख लो, एरो के हिसाब से फिट करोगे तो आपका हीटसिंक फ़ैन प्रॉपरली फिट हो जाएगा। अब मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि इसका एक जो पैनल आता है ये वाला मदरबोर्ड के साइड, ये जो देख पा रहे हो अगर ये चीज़,
ये भी निकलता है, ये भी निकालोगे तो निकल जाएगी। ये क्या हमारा सेफ्टी होता है, ये पूरा, ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये जितना भी पोर्शन है वो सिर्फ इसी कंपोनेंट के कनेक्टर के ऊपर बने हुए हैं। ये जितने भी सारी चीज़ें दी गई है, ये 3 पोर्ट 30 के लिए, ये सारी चीज़ें, तो ये सेफ्टी है। क्या है, ये पोर्ट के पूरे सारे सेफ्टी है, ताकि आपके ये सारे जो कनेक्टर्स जो जहाँ पे लगाओगे वो डैमेज ना हो। इसके लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फिट किया। कुछ हार्ड नहीं, इसको अपनी तरफ से प्रेस करोगे तो निकल जाएगा, अंदर से डाल दोगे तो ये फिट हो जाएगा। तो ये जिस तरह है बस उसी तरह आपको यहाँ पे अपना मदरबोर्ड लगाना है। तो मैं आपको लगा के बताता हूँ मदरबोर्ड। उससे पहले मैं मदरबोर्ड लगाऊं उससे पहले मैं आपको SMPS लगा के बता देता हूं। SMPS पहले लगा लो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। SMPS लगाने में कोई जल्दबाजी मत करना। ये पोर्शन देख लेना, ये स्क्रू जितने भी लगे हैं वो सारे चेक कर लेना कि इस तरफ के जो नॉचेज आएंगे उस तरफ लगाना, और इसको इस तरह हल्के हाथ से आपको अंदर डालना है। इसके जो गैप होंगे वही गैप के अंदर आपको इसको अटैच करना है, इस तरह राइट। अब मैं इसको कुछ भी खड़ा करता हूँ ताकि आपको स्क्रू लगा के मैं बता सकूँ आसानी से। तो 1 बाय 1, और जब आप स्क्रू लगा रहे हो तो आपको ये नोटिस करना है कि सारे स्क्रू आपको टाइट नहीं करने हैं, ठीक है। टाइट कर दोगे तो उसमें दिक्कत क्या होगी कि आपके कोई पार्ट प्रॉपर टाइट नहीं हो पाएगा, यानी प्रॉपरली वेव के अंदर फिट नहीं होगा। तो ये कभी भी मत करना, सारे एक एक स्क्रू आसानी से लगाइए ताकि कोई दिक्कत ना आए। फिर बाद में क्या होता है कि आप जब इसको ओपन करने जाओगे ना, अगर स्क्रू टेढ़ा लग गया है या कुछ उल्टा तरीके से फिट हुआ है तो फिर वो अनलॉक होने में प्रॉब्लम आती है। तो ये याद रखना, ठीक है। मैं अभी सिर्फ हाथों से अपने स्क्रू को लगा रहा हूँ ताकि कोई इशू ना आए। अब मैं अपना स्क्रू ड्राइवर यूज़ करके इसको टाइट करूँगा। टाइट भी एक साथ नहीं करना, 1 बाय 1 पहले देख लो कि सारे स्क्रू प्रॉपर वे में जा रहे हैं ना, ताकि लास्ट में फाइनल उसको टाइट करो। कुछ इस तरह मैं जैसे कर रहा हूँ उसी तरह आप कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब जो लास्ट वाला स्क्रू टाइट करो उसको प्रॉपर वेव के अंदर टाइट करते जाओ, फिर ताकि सारे स्क्रू लेवल टू लेवल टाइट हो जाए। जैसे मैंने अभी किया उसी तरह आप करोगे तो आपको कभी भी स्क्रू टाइट करने में खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस तरह राइट। ये हो गया मेरा SMPS प्रॉपरली फिट कर दिया चारों स्क्रू के। देखो चारों स्क्रू प्रॉपर वेव के अंदर गए, कोई टेढ़ा नहीं गया है, कोई उल्टा नहीं लगा, प्रॉपर वेव के अंदर मैंने इसको लगा दिया। ये हो गया हमारा SMPS इंस्टॉल कर दिया। अब मैं अपना कैबिनेट स्टार्ट इस तरह रखूँगा। अब कैबिनेट के अंदर याद रखना, पहले से जब नया कैबिनेट लोगे तो कुछ इस तरह एक स्क्रू आता है, मैं आपको खोल के बताता हूँ। ये वाला अगर देख पा रहे हो, ऐसा स्क्रू आपके थैली के जो दिया होगा छोटा पैकेट होता है, वो पॉकेट के अंदर जो स्क्रू होते हैं, ऐसे स्क्रू आपको चारे कोनों में लगाना है। मदरबोर्ड के जो पैनल आता है उसके ऊपर ये क्या करता है कि ऐसा स्क्रू से आपकी मदरबोर्ड की ऊंचाई जो हमारा उस साइड का पैनल है उसको टच ना करे, इसके लिए पहले इसको फिट कर दो, चारों कोनों पे फिट कर दो, राइट। अब हमारा जो है मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड जब आप फिट करो तो मदरबोर्ड का ये जो पोजीशन है वो पोजीशन इस तरफ आना चाहिए। जो कैबिनेट के साइड जो आपने लगाया है तो इस साइड का जो पोजीशन है, ये सारे पोजीशन आपके बाहर साइड आने चाहिए, उल्टा फिट नहीं होना चाहिए। ये गलत तरीका कई लोग यूज़ कर लेते, कभी उल्टा लगा देते, कभी देखते कि नहीं हो रहा है। और ये जो साइड में आप पीछे जब लगाओगे तो इतना याद रखना प्रॉपर वे में लगना चाहिए। जो पोर्ट है उसी पोर्ट के अंदर आराम से आना चाहिए। जब आपका बैक पैनल होता है उसी में सही तरीके से लगना चाहिए, जैसे मैं आपको बताऊंगा लगा के। इसी तरह आपको लगाना। मैं आराम से हल्के हाथ से इसको रखूँगा और जहाँ पे जो चीज़ लगी होगी उसी के अंदर मैं इसको अटैच करूँगा, कुछ इस तरह। यस, ये हुआ मेरा प्रॉपर वेव के अंदर टाइट। अब जो स्क्रू मैंने निकाले थे सेम मैंने SMPS में जैसे फिट किया था उसी तरह पहले अपने हाथों से सारे स्क्रू को रख दो, यानी 1 राउंड उसके ऊपर कर दो, ताकि आपके जो लास्ट टाइम पे जब इस मदरबोर्ड
टाइट करने का इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। हमारे स्क्रू ड्राइवर के अंदर मैग्नेट है, तो उसके अंदर भी मैग्नेट के अंदर आप लगा के कुछ इस तरह इसके अंदर लगा सकते हो, पर हल्के हाथों से टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। राइट, ये भी हो गया। और अब यहाँ पे एक बाकी है, 4 स्क्रू होते हैं, ऐसे 6 होते हैं, बट 4 स्क्रू ऐसे टाइट कर दो ताकि आपका मदरबोर्ड जो है वो प्रॉपर वेव के अंदर टाइट हो जाए और ज़रा भी हिले ना। अब जो फाइनल स्क्रू लगाओ ना, तो उसके ऊपर टाइट करते जाओ ताकि आपके सारे स्क्रू आराम से टाइट हो जाए। जैसे मैं अभी टाइट कर रहा हूँ, बस उसी तरह। और हमेशा जो भी स्क्रू ड्राइवर पकड़ो उसको सीधा रखो ताकि फिट होने में कोई प्रॉब्लम ना दे। कई लोग क्रॉस पकड़ते हैं, क्रॉस पकड़ने से मीनिंग क्या होता है, तुम्हारा मदरबोर्ड के अंदर जो भी स्क्रू फिट कर रहे हो वो राइट वेव के अंदर फिट नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने पूरा प्रॉपरली मदरबोर्ड मैंने इंस्टॉल कर दिया सारे स्क्रू के साथ। अब मैं लगाऊंगा अपना रैम। जो रैम ये मैंने निकाला था वो रैम में ये निकालूंगा, ये वाला जो DDR3 थी, पहले स्लॉट में लगा हुआ है, सेकंड स्लॉट में, उससे कोई मतलब नहीं है। बट जब लगाने जाओ तो ये नॉच देख लो, और ये मदरबोर्ड के अंदर जो नॉच है वो नॉच आपको मिलना चाहिए, यानी आगे अगर ऐसे लगाओगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये जो साइड का जो दिख रहा है इसमें जो नॉच दिख रहा है, बस उसी तरह आपको रैम का ये नॉच आपको मिलाना है, और इसी तरह आपको हल्के हाथ से यहाँ पे इसको लगाना है। लगाने के बाद आपको क्या करना है, एक साइड बैक करो, दूसरी साइड करो, ये हो जाएगा लॉक, यानी आवाज़ आनी चाहिए वो लॉक हो जाने का मतलब आपका रैम। अगर आप ये सही तरीके से रैम नहीं लगाओगे ना तो रैम जल जाएगी, मतलब इसका वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिल पाएगा ना, तो ये जल जाएगा। तो ये याद रखना, हमेशा रैम प्रॉपर लगा है कि नहीं उसमें 2-3 बार चेक कर लो ताकि तुम्हें आसानी हो जाए कि ये प्रॉब्लम रैम प्रॉपर है या नहीं, वो देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं इंस्टॉल करूँगा अपना ग्राफिक कार्ड, ये वाला जो ग्राफिक कार्ड मैंने जो निकाला था वो मैं कहाँ पे लगाऊंगा, AGP स्लॉट मतलब एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट में लगाऊंगा, और ये विंडोज़ जहाँ पे ओपन होगा वहाँ पे मैं लगाऊंगा कुछ इस तरह। और इजीली इंस्टॉल करना है, कोई हार्ड वे में नहीं करना है आपको। यस, एग्जैक्टली इस तरह आपको इंस्टॉल कर देना है। ये हो गया। और इसके स्क्रू इसके लिए हम लोग लगाते हैं ताकि ये हिले ना और कोई दिक्कत ना दे, कोई प्रॉब्लम ना है, फेस ना करना पड़े। इसके लिए इसको भी आप हल्के से लगा लो हाथ से, फिर इसको स्क्रू से टाइट कर दो, स्क्रू ड्राइवर से। ये हो गया हमारा ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल। ये मैंने ग्राफिक कार्ड लगाई है। देखो आपको अब दिख रहा है कहीं पे भी कोई चीज़, पहले कनेक्टर एक भी कनेक्ट मत करो ताकि तुम्हें ये जो चीज़ मेन लगाना वो लग जाए, उसके बाद सारे कनेक्टर लगाओ SMPS के, सारी चीज़ें, तो आपको आसानी रहेगी। अब हम लोग लगाएंगे ये वाला कनेक्टर, ATX कनेक्टर, ये वाला। ये अगर आप देख रहे हो लॉक टाइप कुछ इस तरह लॉक होता है, इसी तरह हमारा ऐसे मदरबोर्ड में भी कुछ इस तरह ही लॉक होंगे। बस उसी तरह लॉक को आपको प्रेस करके इस तरह आपको लगाना है और इसको प्रॉपर फिट करना है। अगर आप प्रॉपर फिट नहीं करोगे तो ये पावर सप्लाई नहीं देगा, तो सारे कंपोनेंट को पावर नहीं जाएगा, तो सिस्टम ऑन नहीं होगी। इतना कर देना है। उसके बाद हम लोग लगाएंगे ATX पावर कनेक्टर, जो मेन कनेक्टर होता है पावर सप्लाई देने के लिए। मैं वो लगा के आपको बताना चाहता हूँ। ये वाला दिख रहे हो, ये वाला जो है वो है ATX कनेक्टर। और इसको ये जो नॉच आप देख पा रहे हो, ये नॉच को भी आपको लॉक को भी ऐसे कुछ इंस्टॉल करना है, लगा देना है। लग गया ये चीज़, इतना हो गया। उसके बाद हम लोग जो आगे के ऑडियो केबल ने और USB पोर्ट निकाले थे, मैं वो आपको लगा के बताना चाहता हूँ, ये वाला। और याद रखना इसके अंदर एक पिन कम होगी ना, तो मदरबोर्ड के अंदर भी जो पोर्ट होगा ना उसके अंदर भी एक पिन कमी होगी, तो आपको उसी तरह ही उसी वेव के अंदर लगाना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो जिस तरह इस तरह दिया है मैं उसी तरह इसके अंदर लगा रहा हूँ। यस, देखो इस तरह लग गया यहाँ पे।
इस तरह, मतलब इस पे ज़्यादा जोर नहीं करना है। फिर उसके बाद USB है, तो USB में भी देखो एक पिन इसमें कम है, मतलब उसको ब्लॉक किया हुआ है। तो मदरबोर्ड में भी वो कुछ इसी तरह ही है, तो मैं उसी तरह ही इसको लगाऊंगा ताकि आराम से वो इंस्टॉल हो जाए। चाहे 1 में लगाओ, चाहे 2 में लगाओ या 3 में लगाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये लग गया, राइट। दोनों चीज़ मैंने लगा दी। अब पावर का मेन कॉन्सेप्ट होता है, ये जो 4 पावर मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये HDD हार्ड डिस्क की लाइट है, और ये पावर LED जो हमारे ब्लिंकिंग करती है वो प्लस माइनस, और ये हमारा रिस्टार्ट करने के लिए, और उसके बाद हमारा जो ये होता है पावर के लिए। तो आप ये कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पैनल अगर आप देख पा रहे हो, ये वाइट कलर का जो पैनल है वो आपको कैसे लगाना मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक पिन छोड़ के अगर पावर का लगाना है, पावर का जो केबल मेरे हाथ में है, सबसे पहले आपको वो लगाना है, ये वाला फर्स्ट वाला, ये वाला आपको लगाना है पावर वाला। एक पिन छोड़ के आपको फर्स्ट में लगाना है, ठीक है। उसके एग्जैक्ट पीछे आपको रिस्टार्ट का लगाना है, ये वाला जो मेरे हाथ में केबल है ये लगाना है। एग्जैक्ट पावर ऑन के पीछे आपको ये इंस्टॉल करना है। फिर उसके बाद आपको ये वाला प्लस HDD मतलब हार्ड डिस्क की जो LED लाइट होती है वो पावर ब्लिंकिंग करे, उसके लिए ये हम लगाएंगे कुछ इस तरह, राइट। फिर उसके बाद जो 2 केबल बचे हैं प्लस माइनस, पहले हम लोग लगाएंगे प्लस, फिर उसके बाद हम लगाएंगे माइनस। ये रहा प्लस, फिर एग्जैक्ट उसके बीच में माइनस है, वो माइनस आप लगा दोगे। ये लगाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि पावर ऑन ऑफ हो, रिस्टार्ट हो, वो सारी चीज़ें ये पोर्ट से हम लोग अब करते हैं। ये पैनल के ऊपर, ये पैनल लगाना हम लोगों को आना चाहिए, राइट। अब इतना चीज़ मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब हमारा रहा हार्ड डिस्क लगाना। हार्ड डिस्क कैसे लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा मेरा हार्ड डिस्क जो मैंने पहले निकाला था, वही है। इसकी साइज़ है 160 GB। ये वाला देख पा रहे हो, ये वाला पूरा ये मेरी हार्ड डिस्क है। ये साटा पोर्ट है, और ये ऐसा, इससे हमारा ये पावर कनेक्टर है, यानी डिटेक्ट करता है, और ये पावर देता है, और ये डिटेक्ट यानी डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ जो साटा केबल हम लोग लगाते। तो आपको कुछ एंगल इसी तरह लेना है। इसी एंगल से अंदर आपको यहाँ पे 4 अलग अलग स्लॉट दिए होंगे। चारों स्लॉट में से कोई भी एक पोजीशन में आपको इसको लगा देना है। लगाने के बाद आपको क्या करना है, साटा केबल जो मैंने निकाला था, बस वही साटा केबल मुझे यहाँ पे पहले लगाना है अपने हार्ड डिस्क के अंदर। इस तरह इंस्टॉल करूँगा, इस तरह केबल लगाऊँगा, लॉक हो गया। अब यही मुझे यहाँ लगने के बाद मुझे यहाँ पे ये चारों स्लॉट में से कोई भी एक स्लॉट ले लो, ज़रूरी नहीं है कि सब एक ही फिक्स होता है, उसमें से कोई भी एक स्लॉट के अंदर आपको लगा देना है। इस तरह लग गया। अब उसके बाद जो हमारा केबल है, जो SMPS में जो इसको पावर देने का काम करता है, वो ये है साटा केबल में लगाऊंगा। अब ये साटा केबल जो हार्ड डिस्क के अंदर जो स्लॉट दिए गए हैं उसके अंदर में हल्का सा प्रेस करूंगा, लग जाएगा। और ये जो मैं कनेक्टर की बात कर रहा था, ये कनेक्टर मोलेक्स टू चिप कनेक्टर आता है। ये कनेक्टर इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सपोज़ मान लो कि SMPS के अंदर ये 2 चीज़ तो आती है, 2 चिप दो साटा कनेक्टर आता है। अब दोनों बिजी है, अगर आपको एक एक्स्ट्रा कोई हार्ड डिस्क लगानी है रन करवाने के लिए, DVD रोम लगाना हो, तो ऐसा कनेक्टर मिलता है मोलेक्स टू चिप कनेक्टर। यानी ये मोलेक्स कनेक्टर हमको इसके लिए दिया जाता है ताकि आप कन्वर्ट कर सको। तो इसको सेम वे में से लगा दो, तो इसके अंदर भी पावर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका मोलेक्स टू चिप कनेक्टर। क्या बन जाएगा? ये मोलेक्स टू चिप कनेक्टर। फिर उसके बाद क्या करो, जितने भी केबल्स आपने लगाए हैं
वो सब केबल को क्या करो, एक सेफ्टी जो आता है लॉक करने के लिए वो लगा दो, ताकि आपके जितने भी केबल है वो सही तरीके से रहे, तो आपके SMPS के फ़ैन के ऊपर ना आए, CPU फ़ैन पे ना आए, कहीं पे भी ना आए, राइट। इस तरह आपको लगा देना। तो ये हो गया हमारा पूरा असेंबल। मैंने मदरबोर्ड खोल के बताया, और मदरबोर्ड कैसे इंस्टॉल करना, हीटसिंक फ़ैन लगाना बता दिया, SMPS फ़ैन कैसे लगाना वो बता दिया, रैम इंस्टॉल करना है कैसे लगा दिया, ग्राफिक कार्ड कैसे लगाना वो बता दिया, आगे के जो पैनल है वो मैंने बता दिए, सारी चीज़ें मैंने इंस्टॉल करके बता दी। अब इसके ऊपर जो ब्लैक कलर का जो पैनल आता है वो लगा दो, और बाद में आप जब सिस्टम इंस्टॉल करो तो ये 2 केबल की ज़रूरत होती है। सबसे पहले मॉनिटर कनेक्ट करने के लिए आप ये यूज़ करते हो VGA केबल, एक मॉनिटर में लगता है और एक हमारा मदरबोर्ड में जाता है, और उसको पावर देने के लिए, SMPS को पावर देने के लिए भी एक पावर केबल आता है, और मॉनिटर को भी पावर देने के लिए एक पावर ऐसा आता है। तो ये भी आपको ज़रूरत है, ये भी चाहिए ही। जब आप असेंबल कंप्लीट कर लोगे तो मॉनिटर को पावर तो देने के लिए SMPS तो नहीं दे पाओगे, तो इससे हम लोग किससे देंगे, VGA केबल से स्क्रीन आएगी और इससे पावर जाएगा, और SMPS में सेम ऐसा ही का केबल आएगा जिससे आप अपने सिस्टम को रन कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा असेंबलिंग, और ये हमारा था पूरा असेंबलिंग और डीएसएम। तो अब आपको समझ में आ गया कि आप अपना अगर पीसी बनाना चाहते हैं, उसे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो आप कैसे अपने अलग से एक पीसी को बना सकते हैं जिसमें असेंबलिंग, डिसअसेंबलिंग और इंस्टॉलेशन भी आ गया। अगर आपको ये पूरा कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स 100% फ्री में सीखना है तो learn1.com की वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके आप ये कोर्स कंप्लीटली फ्री में सीख सकते हैं। इस कोर्स की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी गई है, और जितने भी नए कोर्सेज आपको यहाँ पे जानने हो, सीखने हो, वो सब learn1.com पे अवेलेबल हैं, जैसे कि मैकेनिकल के, सिविल के, सॉफ्टवेयर रिलेटेड, मार्केटिंग रिलेटेड कई सारे कोर्सेज आपको learn1.com से मिल जाएंगे। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि learn1.com की वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके रजिस्टर करके अपना कोर्स सीखना शुरू करना है। और कोर्सेज के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे यही सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को आप फॉलो कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और बाजू में जो नोटिफिकेशन बटन है उसके ऊपर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सारी रीसेंट अपडेट्स आपको सिर्फ यहीं से मिलती रहेगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना भी मत भूलिएगा।